हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे टू ड्रीम क्लासेस। डे टू ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 30 नए क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज इन 30 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जिनको अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के साथ शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का और ये क्वेश्चन कह रहा है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल शासक के समकालीन था। कह रहा है गजनी का सुल्तान जब भारत आया था तो उस समय चोल शासक कौन थे, इसके बारे में कह रहा है ये। आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन था इस समय चोल शासक और क्या थी कहानी। तो अगर हम बात करें गजनी जब भारत आया था तो उस समय चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम अब चोल वंश का संस्थापक था। आप देखेंगे विजयालय, ठीक है, और राजधानी इनकी तंजौर थी। इन्होंने राजेंद्र प्रथम के समय गजनी भारत आया था। आपको मालूम होगा 1001 से 1024 तक इसने भारत पर आक्रमण किया था। 1030 में ये मर गया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनी ने। याद रखिएगा कि गजनी के समय दक्षिण भारत के शासक चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला कह रहा है राज राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम डैश वंश से संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा चोल। राज राजा और राजेंद्र प्रथम इन दोनों का संबंध दक्षिण भारत के एक महान शासक, महान वंश चोल साम्राज्य से है। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम चोल वंश। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर इनकी राजधानी थी और यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राइट आंसर है ए राज राजा प्रथम। राज राजा प्रथम एक चोल शासक थे और महान शासक थे। इन्होंने आप देखेंगे गंगई कोंड चोलपुरम शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसे अपनी राजधानी बनाई थी राज राजा प्रथम ने। याद रखिएगा राज राजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और गंगई कोंड चोलपुरम एक शहर बसाया और वहां पर अपनी राजधानी स्थापित करी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट का संबंध जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आर्यभट्ट प्रथम हुए और इन्होंने आर्यभट्टियम नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण संरचनाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन्होंने शून्य का सिद्धांत भी दिया है। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत, जिसके बाद आप देखेंगे पूरे विश्व में शून्य के साथ हम लोग इतना खेल खेल रहे हैं। तो राइट आंसर इज बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कण्व वंश का संस्थापक कौन था। कण्व वंश का संस्थापक तो नारायण किसी भी वंश का संस्थापक नहीं है। सुशर्मा आप देखेंगे एक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद वासुदेव वाज राइट आंसर। वासुदेव कण्व वंश के स्थापक थे और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, राइट आंसर इज सी वासुदेव। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना तो इसको हम बोलते हैं हसन गंगू। हसन गंगू थे जिन्होंने बहमनी वंश की स्थापना करी थी दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू का पूरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और बाद में आप देखेंगे इसी बहमनी साम्राज्य के स्थान पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बाद में ये बहमनी वंश 4 अलग अलग डायनेस्टी में, विजयनगर 4 अलग अलग डायनेस्टी में बदल गया। तो विजयनगर की स्थापना बहमनी वंश की जगह 1336 में आप देखेंगे 2 भाइयों ने, हरियर और बुक्का ने करी थी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज और ट्राइएंगल बार के रूप में जाना जाता है 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ। अब याद रखिएगा
त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ है और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए हुआ और 3 लोगों के बीच हुआ, इसलिए हम इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, किन किन के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, पाल, बंगाल के पाल, मध्य भारत के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। ये 3 शासक थे जो लगभग 200 सालों तक लड़े आपस में और फाइनली गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई और इनका अधिकार स्थापित हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की? तो आप देखेंगे कि अमोघ वर्ष जो था वो उसने कन्नड़ में ये कविराज मार्ग की स्थापना करी थी। ठीक है, अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की स्थापना करी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक तानसेन किस के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है ए, हरिदास। हरिदास ध्रुपद गायन शैली के रचयिता थे और इन्होंने भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की आराधना करी है। भगवान कृष्ण और इन दोनों के लिए भक्ति गीत गाए हैं और ध्रुपद गायन शैली को इन्होंने स्थापित किया था। तो हरिदास के शिष्य थे तानसेन, और आपको मालूम होगा तानसेन अकबर के समकालीन थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियां आमतौर पर लिखी जाती थी। तो पुराने जमाने में जब कागज कलम कापी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस जमाने में पांडुलिपियां लिखी जाती थी अलग अलग पत्तों पर। तो इसका राइट आंसर है ताड़ के पत्ते। ताड़ का एक पेड़ होता है जिसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और बहुत ही मोटे होते हैं, तो उस पर लिखना संभव था। तो उस समय जब कागज कलम कापी का आविष्कार नहीं हुआ था तो ताड़ के पत्तों पर ही पांडुलिपियां लिखी जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि का मतलब होता है उस जमाने के प्रमुख कोटेशंस जो लोग महसूस करते थे या जो भी उस टाइम पीरियड के बारे में लिखना चाहते थे वो। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन पॉलिटी के। भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भाग 13 जो है वो देश के भीतर वाणिज्य और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा भाग 13 ये है। भाग 13 में ये व्याख्या की गई है 301 से 307 के बीच में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ के पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून मान्य है? इसका राइट आंसर है 13। अनुच्छेद जो 13 है भाग 3 का, उसमें कहा गया कि अगर 1950 से जो भी कानून इसमें लागू थे वो अमान्य होंगे, वो लागू नहीं होंगे। 1950 की चीज़ें जो होंगी वो लागू होगी। और भाग 3 किसका है जी? तो भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकारों से, और मौलिक अधिकार में स्पष्ट तौर पर कही गई है कि 1950 से पहले अगर मौलिक अधिकार में कोई चीज़ जुड़ी गई है तो असंगत होगी। 1950 के बाद जो मौलिक अधिकार में बातें कही गई वही मान्य होंगी। ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में कुल सदस्य संख्याओं की संख्या 250, और वहीं लोकसभा में 500 कितनी 552। ये अधिकतम सीटों की संख्या है 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की। 2026 के बाद फिर से परिसीमन होगा और लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के लिए 250 सीटें अधिकतम निश्चित की गई हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच कौन सा भाग संबंधित है? राइट आंसर है 11। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है
कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को इलीगल तरीके से समाप्त नहीं कर सकता, अगर करता है तो कानूनन अपराध होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि राज्यों में के परिषदों में सीटों का आवंटन क्या क्या होगा, कितनी सीटें होंगी। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यों के सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध के वादों से संबंधित है? कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध से है? क्लियर? आइए, का राइट आंसर भाग पर तो देखना पड़ेगा भाग 12 हो सकता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन चेक करूंगा। एनीवे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के गठन का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। या राष्ट्रपति चाहे तो एक या एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल निश्चित कर सकता है। तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याणकार को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान करता है? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बात 38 में कही गई है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि राज्यों के लिए वो कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करे और उनको पूरा करने और देश की व्यवस्था को बनाए रखे, राज्य की व्यवस्था को। अनुच्छेद 38। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना कहा गया है। और उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख, न कि वास्तविक प्रमुख। तो अनुच्छेद 52 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? पूंजी बाजार मतलब शेयर मार्केट को। तो आरबीआई करता है, सेबी भी करता है और वित्त मंत्रालय। आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति बनाता है। सेबी पूंजी बाजार को करता है, शेयर मार्केट को। वित्त मंत्रालय भी करता है। आईआरडीए करता है, आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस जो है, बीमा, वो पूंजी बाजार के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट बताइए, जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको आप कहते हैं, उस पर कितने अंक होते हैं? तो उस पर 16 अंकों का एक अंक छपा होता है, जो डेबिट कार्ड नंबर कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन थे? इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में और इसका हेडक्वार्टर था कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है। अब तो ये नेशनलाइज बैंक है और इसको मर्ज कर दिया गया है अदर बैंकों में। इसके संस्थापक थे एम चिदम्बरम चेट्टियार। ठीक है। तो 1937 में एम चिदम्बरम चेट्टियार ने इस बैंक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट, कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? मतलब सीधा मतलब कि रुपया कौन जारी करता है, कौन छापता है? स्टेट बैंक नहीं, सेबी नहीं है, तो आईआरडीए नहीं, सीधा आंसर आरबीआई। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। सी आंसर। नेक्स्ट, रेपो दर का निर्धारण करने तथा मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई किस सूचकांक का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर यह पता करा जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी महंगी है और बाजार में महंगाई की स्थिति क्या है, होलसेल रेट के आधार पर। और फिर आरबीआई रेपो रेट जारी करके महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। रेपो रेट के बारे में बताया था कि बैंक
जिस अल्पकालिक बैंक अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई से लोन लेता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो अगर लोन सस्ता मिलेगा तो मार्केट में आरबीआई से, तो मार्केट में भी लोन सस्ता होगा, जिससे पैसा आएगा लोगों के पास, तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? मतलब भारत सरकार का बैंकर कौन होता है? सीधा आंसर है राइट आंसर, बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक, ये ऐसे अगर वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसका सीधा संबंध भारतीय रिजर्व बैंक के साथ है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को देखरेख के लिए कौन से विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करता है? तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए आप देखेंगे केंद्र सरकार ने व्यय विभाग की स्थापना करी है, जो ये देखती है कि कहाँ कितना व्यय हुआ राज्यों में या अन्य विभागों में, और फिर उसकी जानकारी आप वो अपने वित्त विभाग को देती है। तो व्यय विभाग जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो व्यय की समीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना एक रुपये का कौन सा हिस्सा होता था? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है रुपये का 16वां हिस्सा माना जाता था। मतलब 16वें हिस्से के रूप में एक रुपये का आना होता था उस जमाने में। ठीक है। और आप देखेंगे 1/6 हिस्सा माना जाता था। तो सीधे सीधे याद रखिएगा एक रुपये का 16वां हिस्सा होता था एक आना, और अंग्रेजों के जमाने में ये वाला रेशियो चलता था 1/4 का, चौथा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? नेशनलाइज बैंक। तो अगर आप आरबीआई के नेशनलाइज बैंकों की लिस्ट को खंगालेंगे तो इसमें 19 बैंक थे बॉस, नेशनलाइज बैंक। हालांकि अब तो मर्जर काफ़ी सारे बैंकों का हो गया और मर्ज होकर उनकी संख्या कम हो गई है। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, भारतीय आईसीआईसीआई ये भी प्राइवेट है, यस बैंक ये भी प्राइवेट है। तो बचा कौन? बी, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक आप देखेंगे 1921 में 3 इंपीरियल बैंकों को मर्ज करके, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था, और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के कर दिया गया एसबीआई और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बन गया भारतीय स्टेट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि खराब मुद्रा अच्छे को बाहर कर देती है? ठीक है। ये नियम दिया था ग्रेशम ने। ग्रेशम ने कहा था कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। अब इसका खराब और अच्छी मुद्रा का मतलब क्या है? ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सिक्के पर एक अंकित मुद्रा होती है और एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो मान लीजिए पुराने जो सिक्के आते थे वो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट तो मान लो 5 रुपये के सिक्का है, 5 रुपये है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 7 रुपये 8 रुपये है। तो उसको हम अच्छी मुद्रा बोलते थे, अच्छी मुद्रा बोलते थे, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उत्पादन जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं अच्छी मुद्रा। खराब मुद्रा का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और अंकित वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे आज के सिक्के आ रहे हैं। तो ग्रेशम ने कहा था कि खराब मुद्रा जब खराब मुद्रा अच्छे मुद्रा को बाहर कर देती है। तो खराब मुद्रा का मतलब आज का सिक्का, ठीक है, आज का, और अच्छी मुद्रा का मतलब पुराना सिक्का। तो जब नए सिक्के आए तो पुराने सिक्कों को रिप्लेस कर दिया और इनको बाहर कर दिया। ये नियम दिया था ग्रेशम ने, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। तो आई होप आपको ये 30 प्रश्न समझ में आए होंगे। समझ में आए तो अपने दोस्तों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।